तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं यहाँ पे एमपीपीएससी 2021 के लिए वर्ष 2015 से 2019 तक भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान से आए हुए प्रश्न के बारे में सेट लगा रहे हैं, यानी कि जो आया हुआ है अब तक वो देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले बढ़ते हैं वर्ष 2015 की तरफ। वर्ष 2015 का जो पहला क्वेश्चन था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से, वो ये था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए। विकल्प ए है 1949, बी है 1950, सी है 1952 और डी है 1953। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प है सी, 1952। हुआ ये था कि अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, यानी कि 4 माह में ये चुनाव संपन्न हुआ था, भारत में पहला आम चुनाव, और जिसमें 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। क्योंकि इसमें 1951 कहीं पे है नहीं, वैसे अमूमन 1951-52 भी लिखा जाता है, और अब चूंकि यहाँ पे 51 है ही नहीं, सिर्फ 52 दिया हुआ है, तो यहाँ पे विकल्प सी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। विकल्प दिया हुआ है ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। विकल्प ए 51वां, विकल्प बी 52वां, विकल्प सी 53वां, विकल्प डी 54वां। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी 52वां संविधान संशोधन विधेयक से दल बदल निरोधक कानून संबंधित है। इसके अलावा ये जो 52वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ था, ये वर्ष 1985 में हुआ था। इसके अलावा इसी संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल है ना कि भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है, लगभग 2 साल या 3 साल के गैप पर हर साल पूछ लेता है। तो इसका विकल्प है संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, सर्वोच्च न्यायालय। यानी भारत में संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। विकल्प ए जापान, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है डी, लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से शुरू हुआ और 17 सितंबर 1787 को संविधान को अपनाया गया था यूएसए में, और 4 मार्च 1789 को अमेरिकी संविधान प्रभावी हुआ था, और भारत का सन 47 में हुआ, अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कोई ऐसा परंपरा नहीं है, वहाँ मतलब संविधान लिख दिया जाता है कि लिखित संविधान का प्रारंभ की अगर हम बात करें तो वो अमेरिका से हुआ। इसका सही विकल्प डी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। विकल्प ए है चुनाव सुधार, बी है पंचायती राज में सुधार, सी जिला प्रशासन में सुधार और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है बी, पंचायती राज चुनाव सुधार। ये चुनाव सुधार से संबंधित था। तारकुंडे का समिति का गठन जो किया गया था चुनाव सुधार के लिए किया गया था, और इसको जयप्रकाश नारायण के द्वारा नियुक्त किया गया था सन 1974-75 में। तारकुंडे समिति गठन चुनाव सुधार के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। विकल्प देख रहे हैं आप ए बी सी डी, है ना। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, एम वी माथुर। इन्होंने वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का अध्यक्ष कौन है इनमें से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, पर्यावरण मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं प्रायः। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लें कि ये जो
पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड। तो इसकी स्थापना जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया। इसके अलावा बाद में इसको वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्ति का कार्य सौंपा गया। इसके अलावा ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कि राष्ट्रपति के द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में पूछ रहा है। विकल्प दिया हुआ है ABCD। तो इसका जो सही विकल्प है वो है अनुच्छेद A, यानी कि A विकल्प अनुच्छेद 123 सही है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में दिया हुआ है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के संदर्भ में अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो इसका विकल्प हो जाएगा सही A। तो वर्ष 2015 में 9 सवाल पूछे गए थे राज्य व्यवस्था एवं शासन से। आगे बढ़ते हैं, 9 नहीं 10 है, एक और है जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो देखिए, जो 3 पंचवर्षीय योजना है ना, वो ज़्यादातर उनसे पूछा जाता है पहला, दूसरा, तीसरा पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में। तो आपको HP गैस याद रखना है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस, जो आपके घर में यूज होता है या नहीं भी होता है तो लोग HP गैस ही बोलते हैं अमूमन। तो आपको HP गैस याद रखना है, यानी कि H पहला पंचवर्षीय योजना में H का जो उपयोग हुआ था, H मॉडल लगा था। दूसरे पंचवर्षीय में P मॉडल लगा था और तीसरे मॉडल में G मॉडल लगा था। अब देखिए, H से होमर डोमर मॉडल, ठीक है, और P से PC महालनोबिस मॉडल और G से गार्डियल फार्मूला। तो अब चूंकि दूसरे पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा D, PC महालनोबिस मॉडल, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प D सही है। आगे बढ़ते हैं वर्ष 2016 की तरफ। तो वर्ष 2016 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2016 का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि निम्न में से कौन सा एक जो देश है G8 का सदस्य नहीं है। रूस, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा। तो इसका सही विकल्प था उस समय वर्ष 2016 में स्पेन, क्योंकि हुआ ये था कि G8 का अब अस्तित्व खत्म हो गया है, अभी G7 हो गया है वर्ष 2014 से, और इसमें स्पेन शामिल नहीं है, रूस भी अब शामिल नहीं है, जैसे कि बताया रूस हट चुका है। तो ब्रिटेन, कनाडा, जापान, USA, UK, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं G7 में, और G8 का अस्तित्व अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कि नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। A, B, C, D। देख सकते हैं इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प है B, अंटाल्या, तुर्की में। अब थोड़ी सी हम और बात कर लें G20 के शिखर सम्मेलन की। देखिए, शिखर सम्मेलन में होता क्या है, राष्ट्र के प्रमुख इसमें भाग लेते हैं, तो शिखर सम्मेलन कहलाता है। तो वर्ष 2019 का जापान में हुआ, 2020 का सऊदी अरब में होना था। ये वर्चुअली हुआ 21-22 नवंबर को, और वर्ष 2021 का इटली में होना तय हुआ है, वर्ष 2022 का इंडोनेशिया में होगा, और वर्ष 2023 का इंडिया में होगा, भारत के दिल्ली में, और 2024 का ब्राज़ील में होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा ब्रिक्स देशों में एक नहीं है। विकल्प है इसके, देख रहे हैं आप, ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो इसका सही जवाब है D, कनाडा ब्रिक्स में शामिल देश नहीं है। देखिए, ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 में हुआ था। इसमें दक्षिण अफ्रीका उस समय नहीं था, 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा तो इसका नाम ब्रिक्स हुआ, यानी कि BRICS। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 2010 में ये इसका नाम ब्रिक्स हुआ, और 2009 में इसका नाम सिर्फ BRIC ब्रिक था।
और देखिए वर्ष 2014 में ब्राज़ील में फोर्टालेजा में एक छठा सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ, और इसके दौरान ब्रिक्स नेताओं ने ये तय किया कि एक बैंक की स्थापना की जाए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का विचार वहीं से हुआ, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है ये संघाई शहर में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसमें दिया हुआ है राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही विकल्प है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस जो कि 31 अक्टूबर को होता है, उस दिन ये मनाया जाता है, और वर्ष 2014 में इसे मनाना प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। सीबीसी, पीटीआई, सीबीआई और बीएसएफ। तो इसका सही विकल्प है सी, केंद्रीय जांच आयोग, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प सी है, केंद्रीय जांच आयोग या फिर सीबीआई, और इसे पिंजड़े में बंद तोता कहा जाता है। इसके अलावा इसको जो शक्ति है दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम के तहत मिलता है, और इसकी स्थापना, सीबीआई की स्थापना संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई थी, और संथानम समिति को वर्ष 1962 में बनाया गया था, और इन्होंने अपना रिपोर्ट वर्ष 1964 में दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। विकल्प है 2004, 5, 7 और 10। तो इसका सही विकल्प है बी, वर्ष 2005, यानी सितंबर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 2005 में, और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2008 से ये पूरे देश में लागू हो गया, और वर्ष 2009 में इसका नया नाम मनरेगा हो गया। इससे पहले ये नरेगा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। तो यहाँ देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। ए विकल्प है तृतीय पंचवर्षीय योजना से, बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, सी है प्रथम, और डी है 11 नवंबर 1956 से। तो इसका सही जो विकल्प है वो है 11 नवंबर 1956 से, यानी कि डी विकल्प सही है। अब हम बढ़ते हैं वर्ष 2017 की तरफ। तो वर्ष 2017 का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, यानी कि राज्य व्यवस्था एवं शासन से, कि वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने निम्न में से किस राज्य में पहली बार सरकार बनाई। ए असम, राजस्थान, केरल और उड़ीसा। तो इस बार भी ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जैसा मामला है उस हिसाब से, और पहली बार अगर सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में तो पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो देखिए वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने असम राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ें, तो ये है कि इंडिया विजन वर्ष 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसका जो नाम है एसपी गुप्ता समिति, पंत समिति, मल्होत्रा समिति, नरसिम्हा समिति। तो ये जो विज़न तैयार किया गया था एसपी गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया था वर्ष 2000 में, और ये असल में इसलिए किया गया था तैयार कि 2003 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था, और इसने ये कहा था कि वर्ष 2020 तक जो भारत की आर्थिक विकास की दर है वो 9% तक पहुंच जाएगी, और सब चीज़ ठीक चल ही रहा था कि ये बीच में कोरोना आउटब्रेक आ गया। बहरहाल जो इंडिया विजन 2020 की बात किया जा रहा है, तो इसका सही विकल्प है एसपी गुप्ता समिति के द्वारा इसको तैयार किया गया था। और ये जो पंत थे जिनका इसमें समिति कर दिया गया, खैर जो एक पंत जी थे, इनको ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ या 4 की तरफ कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। विकल्प ए है संविधान निर्माण के समय, बी है 26 जनवरी 50 को, सी 42 संविधान संशोधन में और डी है 41वें संविधान संशोधन में। तो इसका सही विकल्प है सी 42वें संविधान संशोधन में। देखिए मूल कर्तव्य क्या है, हमारे भारतीय संविधान में नहीं था, इसकी अवधारणा हम लोगों ने रूस से लिया है। और 42वां संविधान संशोधन जो वर्ष 1978 में हुआ था, उसमें मूल कर्तव्यों को भाग 4 क के तहत जोड़ा गया। और वर्ष 1978 बोला क्या मैंने, सॉरी, वर्ष 1976 में हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में मूल कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, भारत के संविधान से, क्योंकि भारत के संविधान में ही राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और केंद्रीय सरकार की कार्यप्रणाली और उनके पूरे नियमन के बारे में दिया हुआ है। तो भारत के संविधान से ही राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि निम्न में से किसी एक दबाव समूह माना जा सकता है। यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा डी, मजदूर संघ के सदस्य। अब प्रेशर ग्रुप की बात करें तो ये प्रेशर ग्रुप जो होते हैं या दबाव समूह होते हैं, ये भारतीय सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं कि आप हमारे संगठन का या हमारे समूह का या हमारे समुदाय के लिए कुछ विशेष रियायत बरतिए। अब चूंकि क्या है, एक संसद जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये संसद के सदस्य होते हैं, सरकार के सदस्य होते हैं, तो वो दबाव समूह नहीं बना सकते। पंचायत के सदस्य भी दबाव समूह नहीं बना सकते, नहीं तो उनका जो एक कार्य का सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा। और मंत्रिमंडल के सदस्य भी, चूंकि ये सरकार के ही अधीन, मतलब सरकार ही के सदस्य होते हैं, तो ये दबाव समूह नहीं बना सकते, बल्कि यहाँ पे मजदूर संघ के सदस्य दबाव समूह हैं। तो दबाव समूह का काम ही होता है कि ये सरकार पर दबाव बनाकर अपने समूह के लिए कुछ विशेष रियायत प्राप्त कर लें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, मजदूर संघ के सदस्य। अब हम बढ़ते हैं वर्ष 2018 की तरफ। तो वर्ष 2018 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका बिल्कुल सिंपल है, ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या ट्राइब्यूनल, यानी कि इसका ये सही विकल्प ए है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। और बता दो कि इसकी स्थापना वर्ष 2010 में किया गया था 5 मई को। और इसका जो मुख्य स्थान है वो दिल्ली में है और इसके 4 अन्य बेंच हैं जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। इसके अलावा इस सुप्रीम कोर्ट पर हरित मामलों के लिए लोड को हटाने के लिए एनजीटी की स्थापना की गई थी और पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं वो अब एनजीटी में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं 2003, 4, 5, 6। तो देखिए एफआरबीएम की अगर हम बात करें तो वर्ष 2003 में इसको पारित किया गया था, लेकिन क्योंकि एमपी के बारे में पूछा जा रहा है तो इसको वर्ष 2005 में पारित किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 2005। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। विकल्प है जस्टिस एनडी ओझा, जस्टिस पीवी दीक्षित, जस्टिस जीडी दीक्षित और जस्टिस जीपी सिंह। तो ये जो जस्टिस जीडी दीक्षित हैं ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। अब जस्टिस एनडी ओझा की बात कर लें तो 1 दिसंबर सन 1987 से 29 दिसंबर 1987 तक ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। और पीवी दीक्षित की बात कर लें तो ये पहले कार्यवाहक राज्यपाल मध्य प्रदेश के थे। ध्यान दीजिएगा, जस्टिस पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल 2 फरवरी 1966 से 9 फरवरी 1966 तक था, यानी कुल 8 दिन ये एज ए गवर्नर इन्होंने कार्य किया। इसके बाद जस्टिस जीपी सिंह की बात करें यानी कि डी विकल्प की, तो जस्टिस जीपी सिंह 2 बार
मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। पहला कार्यकाल इनका 26 मई 1981 से 9 जुलाई 1981 तक था। उसके बाद इनका दूसरा कार्यकाल एज ए कार्यवाहक राज्यपाल यानी कि एक्टिंग गवर्नर ऑफ एमपी 21 सितंबर 1983 से 7 अक्टूबर 1983 तक, यानी कि 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे जस्टिस पी सिंह, जबकि जस्टिस जीडी दीक्षित ये कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। और जो कुल एक बात बता दूँ आपको कि मध्य प्रदेश में कुल 4 कार्यवाहक राज्यपाल रहे अब तक, वर्ष 2020 तक, और एक अन्य थे वर्ष 2004 में कृष्ण मोहन सेठ 2 मई 2004 से 29 जून 2004 तक। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे, तो वो विकल्प सी है, जस्टिस जीडी दीक्षित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल के में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका सही विकल्प है डी 213। जैसे कि आपको कुछ देर पहले बताया अभी कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 है और राज्यपाल के लिए यही थोड़ी सी उल्टा 213 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 कि स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया। विकल्प है 51, 52, 57 और 1962। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए 1951, यानी कि स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया। इसके अलावा संसदीय सचिव पद की अगर हम बात करें तो ये एक उच्च रैंकिंग सरकारी पद होता है और इनकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा जो संसदीय सचिव होते हैं इनका मुख्य कार्य कैबिनेट मंत्रियों का और कभी कभी प्रधानमंत्री की भी सहायता करना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन ये है कि इनमें में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद, दूसरा है संबंधित राज्य। तो इसका जो है आप देख सकते हैं 371 क ख ग घ के बारे में बताया गया है। तो इसका विकल्प सी सही नहीं है, सी की जगह मणिपुर होगा, मेघालय की जगह। देखिए 371 का जो है नागालैंड से संबंधित विशेष अनुच्छेद है और 371 ख असम से है और 371 ग जो है ये मणिपुर से संबंधित है और 371 घ ये आंध्र प्रदेश से है। और 371 अंगा की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधित अनुच्छेद है और 371 च जो है ये सिक्किम से है, छ मिजोरम से है और ज अरुणाचल प्रदेश से है। तो इसका जो सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा सी, यानी कि इनमें से ये विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 84 है। अब ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 330 में दिया हुआ है और अनुच्छेद 330 जो है ये भारतीय संविधान के भाग 16 में दिया हुआ है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान पहले यानी कि वर्ष 2019 से पहले 79 थी और यानी कुल जो संख्या है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 131 है, जिसमें 84 जो है वो अब अनुसूचित जाति के लिए हो गई है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 हो गई है। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया, तो आप विकल्प देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो भी आंकड़े दिए गए हैं
ये चलिए ठीक है, आपको याद हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा चूँकि आंध्र प्रदेश राज्य का बंटवारा हो चुका है वर्ष 2014 में, आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना बन गया है ना। और दूसरा चीज़, ये जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होता है ये अनुसूची 4 में दिया हुआ है। इसके अलावा अब चूंकि आंध्र प्रदेश का आबादी अब थोड़ी कम हो गया तो वहाँ पे सीटों की संख्या कम हो सकती है। बहरहाल इसका जो सही विकल्प है वो है ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा में अब कुल 11 सदस्य हो गए हैं वर्तमान में, और 7 तेलंगाना में चले गए हैं, उड़ीसा में 10 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं और महाराष्ट्र में 19 है। सही है ये मतलब। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे 18 नहीं बल्कि 11 हैं। कुछ हम अन्य राज्यों के भी राज्यसभा के सदस्यों की अगर हम बात कर लें तो कुछ उनके सीट इस प्रकार हैं। देखिए, तमिलनाडु में 18 तो हैं ही, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 31 है, अपने मध्य प्रदेश में 11 है राज्यसभा में सीट, बिहार में 16 है और पश्चिम बंगाल में 16 है। तो ये हो गया कुछ अन्य राज्यों में राज्यसभा के लिए सीट। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। पहला है आरपी नाइक, दूसरा बीके दुबे, सी आरएस खन्ना और पीके नरोन्हा। तो इसका देखिए क्या है कि ये असल में ये जो नरोन्हा साहब हैं ये इतने प्रसिद्ध थे कि इनके नाम से एक प्रशासनिक अकादमी खोला गया है भोपाल में। अब चूँकि लोग यही नहीं कन्फर्म कर रहे थे कि कर पा रहे थे, मतलब जैसे थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि हमने लास्ट का नाम याद रहता है, शुरू का पूरा याद नहीं रह पाता। तो चूँकि नरोन्हा जो दिया गया था, पीके नरोन्हा, थोड़ी सी दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए दिया गया था। असल में इनका सही नाम था आरपी नरोन्हा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है पी, ये मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के नहीं रहे हैं। अब हम बात कर लें मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों की, तो जो सबसे प्रथम मुख्य सचिव थे मध्य प्रदेश के वो थे एच.एस. कामत, जो 1956 से 1963 तक कार्य किया मुख्य सचिव के तौर पर। और दूसरे नंबर पे थे आरपी नरोन्हा, जिन्होंने 1963 से 1968 तक पहला कार्यकाल किया, उसके बाद वर्ष 1972 से 1974 तक कार्य किया। तो इनके ही सम्मान में नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में बनाया गया है। तो यहाँ पे जो 3 अन्य हैं एबीसी हैं, यानी कि आरपी नाइक, बीके दुबे, आरएस खन्ना, ये सभी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। अब हम बात कर लें कि आरपी नायक और वीके दुबे, आरएस खन्ना, ये तीनों मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में इकबाल सिंह बैस, जो 24 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यह कि मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इसके विकल्प दिए हुए हैं सन 1997, 95, 93 और 91। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, वर्ष 1995, यानी कि 1995 में मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम बनाया गया था। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई। तो वर्ष 2010 में हुआ था ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो जाएगा सी, वर्ष 2010-11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई। देखिए, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को एक्सटेंड करने के लिए पॉलिसी लागू की गई थी। तो ये पूछा गया है कब लागू किया गया। तो इसमें जो विकल्प है इसका सही विकल्प है डी, वर्ष 2016 में एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी वर्ष 2016 से लागू की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो जनवरी 2018 में फ्रेंड ऑफ एमपी कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया। विकल्प ए में भोपाल है, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है इंदौर। वर्ष 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव इंदौर शहर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि अटल ज्योति योजना वर्ष 2013 यानी कि जिसको के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया था। विकल्प है ए 10 घंटा, बी 12 घंटा, सी 14 घंटा और डी 16 घंटा।
यानी कि जो न्यूनतम बिजली देने का प्रावधान किया गया था वो था इसमें 10 घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प, 10 घंटा। तो अटल ज्योति योजना के बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कब लॉन्च किया गया था। तो भैया 2013 में लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम बिजली के घंटे प्रदान करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं वर्ष 2019 की तरफ। तो है ना, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। तो इसमें दिए हुए हैं विकल्प, पहला है 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, दूसरा है 38वां, सी है 44वां और डी है 42वां। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकारों को हटाया गया था और इसे एक विधिक अधिकार अब बना दिया गया है। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम से इसका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि जो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसे कि वर्ष 1976 में किया गया था, इसमें संविधान की प्रस्तावना में कुछ चेंजिंग किए गए और जो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन जो प्रश्न है, प्रश्न का सही विकल्प है सी, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें तो यह है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। इसका विकल्प जो है वो है ऐसे डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही विकल्प है यहाँ पे वो हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तावित किया गया। अब हम बात कर लें थोड़ी सी दल विहीन प्रजातंत्र की, तो एम.एन. राय जो थे एक मार्क्सवादी नेता थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई वर्ष 1934-35 में और महात्मा गांधी ने इस दल विहीन प्रजातंत्र की तरफ थोड़ी सी अपना रुझान दिखाया और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश भी की। लेकिन चुनावी मुद्दे के तौर पर जयप्रकाश नारायण ने इनको प्रस्तावित किया जेपी आंदोलन के समय 1950-60 के दशक में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो है कि भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। इसे विकल्प है ए, आर.एम. निकम, बी, एस.के. बेदी, डी, वी.एस. रमा देवी और डी है जी.डी. दास। तो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वी.एस. रमा देवी, यानी इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। और इनका जो कार्यकाल था वो 28 नवंबर 1990 से 12 दिसंबर 1990 तक था, यानी बहुत कम कार्यकाल था इनका। लेकिन फिर भी भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने का श्रेय वी.एस. रमा देवी को है। और वर्तमान में यानी कि वर्ष 2021 की बात करें तो सुशील चंद्रा हो गए हैं 13 अप्रैल 2021 से, और इससे पहले सुनील अरोड़ा थे। तो इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल भारत के संविधान में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इनके कार्यकाल को निर्धारित करने का कार्य संसद को दिया गया है। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ें तो यह पूछ रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। विकल्प ए 146, बी 147, सी 148, डी 149। तो चूँकि क्या है कैग के ड्यूटीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो कैग का जो ड्यूटीज़ है यानी वो काम क्या क्या करता है उसके बारे में अनुच्छेद 149 में बताया गया है। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। और अनुच्छेद 148 कैग के बारे में बताता है कि एक कैग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और इसके कार्य को अनुच्छेद 149 में बताया गया है। और इसका अगर ये पूछता है कि कैग के बारे में भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो भाग 5 और अध्याय 5 में कैग के बारे में विवरण दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ें कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था। यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं, ए है कि अशोक मेहता समिति, बी है के संथानम समिति और सी है एल.एम. सिंघवी समिति, डी है जी.वी.के. राव समिति। तो जो ये पंचायती राज संस्थाएं इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था एल.एम. सिंघवी समिति, जिसे कि वर्ष 1986 में बनाया गया था, और ये विकल्प इसका सी सही है।
अब हम बात कर लें अशोक मेहता समिति की, तो ये भी पंचायती राज से संबंधित समिति थी, लेकिन इसने द्विस्तरीय पंचायती चुनाव कराने की व्यवस्था की बात की थी। जबकि के संथानम समिति की बात करें तो ये भारत में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ये समिति बनाई गई थी, के संथानम समिति 1962 में। और एल.एम. सिंघवी समिति की बात करें तो 86 में बनाया गया था, इसको बताया आपको पहले, तो इसका सही विकल्प है एल.एम. सिंघवी समिति। और जी.वी. राव समिति की भी बात कर लें तो ये भी चुनाव से संबंधित यानी पंचायती राज से संबंधित समिति थी, जिसने नियमित चुनाव आयोजित कराने के बारे में कहा था और इसे वर्ष 1985 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा यानी कि जो 2014-18, अब 18 इसमें इसलिए दिया था क्योंकि 2019 में पूछा था और ये था कि अब पता नहीं, जैसे कभी होता है ना कि वो इस्तीफा दे दिया कुछ भी, इसलिए नहीं, तो 2014 से 19 मान के चलिए इसको, के अध्यक्ष कौन थे। इसका विकल्प है कुंजीलाल दुबे, ईश्वरनाथ दुहारी, सीताराम शर्मा और राजेंद्र सिंह। इसका जो सही जवाब है वो है सी, डॉक्टर सीताराम शर्मा। ये 2014 से 2019 तक जो विधानसभा चला उसके विधानसभा अध्यक्ष थे। और 2019 से 2020 तक जो सरकार बनी उसके अध्यक्ष एन.पी. प्रजापति थे। और वर्तमान में वर्ष 2020 से अब तक गिरीश गौतम है, जब ये नई सरकार बनी मध्य प्रदेश में, शिवराज सरकार तब से। और अगर हम मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो थे कुंजीलाल दुबे, पंडित कुंजीलाल दुबे जी। तो इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही विकल्प हो जाएगा सी, डॉक्टर सीताशरण शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहे हैं। विकल्प है ए, डॉक्टर बलराम जाखड़, सी, श्री रामेश्वर ठाकुर, डॉक्टर भाई महावीर, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। देखिए यहाँ पे क्या है ना, दो तो आपको मतलब इजी है कि तो थे, बलराम जाखड़ और रामेश्वर ठाकुर, है ना, मतलब आपने अगर इनको रैंडमली याद ना किया हो तो। अब थोड़ी सी ये है कि यार डॉक्टर भाई महावीर हो सकते हैं या नहीं, लेकिन न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह में अभी दिक्कत है। तो यहाँ पे ना जो सही विकल्प है असल में वो डी है, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। तो ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें ना सबसे पुराने डॉक्टर भाई महावीर ही हैं, जो कि 22 अप्रैल 1998 से 6 मई 2003 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। इसके बाद सेकंड नंबर पे डॉक्टर बलराम जाखड़ आए, जो कि 30 जून 2004 से 29 जून 2009 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद श्री रामेश्वर ठाकुर की बात करें तो ये 30 जून 2009 से 7 सितंबर 2011 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है कि इनमें से न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा। तो इसका जो सही विकल्प है इनमें वो है डी, श्री अवनी वैश्य मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त नहीं रहे, बल्कि ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे। तो श्री गोपाल शरण शुक्ल की बात कर लें तो ये 16 फरवरी 2000 से 14 अगस्त 2006 तक मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त रहे, यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे। और श्री आर परशुराम की बात करें तो ये 10 अक्टूबर 2013 से 31 दिसंबर 2018 तक रहे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त। और डॉक्टर अजीत रायजादा की बात करें तो ये 10 दिसंबर 2010 से 30 सितंबर 2013 तक निर्वाचन आयुक्त रहे। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो 1 फरवरी 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। और मध्य प्रदेश के पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे वो एन.बी. लोहानी थे, जो कि 15 फरवरी 1994 से 16 फरवरी 2000 तक इनका कार्यकाल था, 6 वर्ष का। और वर्तमान में श्री बसंत प्रताप सिंह ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके शिक्षा के अधिकार को इसमें शामिल किया गया था। यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश और परमानंद बनाम कटारा बनाम भारत संघ और चमेली सिंह बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार है उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया और शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया। और ये केस वर्ष 1993 में हुआ था। इसके अलावा इसके बाद इस पे ना सरकार 9 साल बाद फिर केस बनाई। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया है ना। तो 86वां संविधान संशोधन किया गया था वर्ष 2002 में। और शिक्षा के अधिकार जैसा कि मूल अधिकार तो था ही, लेकिन इसके लिए एक अलग से प्रावधान 21 का जोड़ा गया। और इसी के बाद में फिर वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट बना था वर्ष 2009 में। तो इसी के संदर्भ में और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो जो कि अनुच्छेद 21 से बताया गया है, तो उसमें कुछ लगभग 26 ऐसे मामले हैं जिनको प्राण अनुच्छेद 21 के तहत देखा जाता है। अगर हम उसमें बात कर ही लें थोड़ी सी, तो देखिए पहला तो है कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और ये सब जो है यानी कि अनुच्छेद 21 में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेनका मामले में इनको माना गया था, जो कि 1978 में हुआ था मेनका मामला। उसके तहत अनुच्छेद 21 का थोड़ी सी विस्तार किया गया, उसमें 26 चीज़ जोड़े गए कि मतलब आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या चीज़ शामिल हैं। तो पहला है कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार और हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, ये सब चीज़ इसमें शामिल हैं। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, ये अब मौलिक अधिकार हो गया है। ये DPSP में तो शामिल था ही। और अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से आपको फांसी हो रही है उसके भी विरुद्ध अधिकार आपको दिया गया है। इसके अलावा विदेश यात्रा करने का अधिकार भी दिया गया है, अमानवीय और बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार और हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, साथ ही साथ आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार में मतलब अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है। और ये सब कुछ शामिल किया गया था मेनका मामले से। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, ये भी आपके अनुच्छेद 21 के तहत ही आते हैं। और राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, साथ ही साथ कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। इसके अलावा महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है कि सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार और प्रतिष्ठा का अधिकार। तो सूचना का अधिकार तो ये है कि चलिए आप RTI एक्ट बन गया है वर्ष 2005 से, कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी खैर ये देन है। बहरहाल तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कि किस मामले के निर्णय के अनुसार, तो उसका जो सही विकल्प है वो है ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। यहाँ पे जो विकल्प दिए हुए हैं, पहला है रक्षा मंत्रालय, दूसरा है विदेश मंत्रालय और तीसरा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, चौथा है गृह मंत्रालय। तो इसका सही विकल्प है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ। तो इसमें विकल्प है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। तो इसका सही विकल्प है ए, इंदौर। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो 243 के LMN। तो ध्यान दीजिएगा, अगर राज्य निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था की गई है पंचायती राज के तहत, यानी कि भाग 9 के तहत, पंचायत के तहत, तो 243L के तहत की गई। 243L कहाँ है, इसमें बी विकल्प दिया हुआ, तो इसका बी विकल्प सही है। और 243L को ट भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग की बात करें
तो राज्य वित्त आयोग 243 आई के तहत है या फिर 243 झ, हिंदी में 243 झ झंडा के तहत राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां कि पंचायती राज जो है ये विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है ना। 3 सूची होती है, राज्य सूची, और संघ सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें दिए हुए हैं तीनों ABC और D, इनमें से कोई नहीं। तो ये पंचायती राज विषय है, ये संविधान की राज्य सूची के तहत आती है। और अनुसूची की अगर हम बात करें कि कौन सी अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में। देखिए 7वीं अनुसूची में ही ना राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। और पंचायती राज जो है ये विषय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा B। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि संविधान का कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो ये पहले बता दिया हूँ आपको, इसका सही विकल्प है भाग 9 पंचायत, है ना। तो ये था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में मध्य प्रदेश के 2015 से 2019 तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। और अगले वीडियो में हम इकोनॉमी यानी कि मध्य प्रदेश में भारत की अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से पूछे गए सवालों को लेकर आएंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।